समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, विवेकानंद जी विदेश यात्रा से जब वापस लौट रहे थे तो वो एक फल की दुकान पे गए। सोचा कुछ फल खरीद लेता हूँ। दुकानदार ने जानबूझकर कुछ सड़े हुए फल तौलकर उन्हें दे दिया। एक युवक इस घटना को देख रहा था। वो उनके पास गया, विवेकानंद जी के पास, जब वो बाहर आए तो, और कहा कि माफ़ कीजिएगा कि कुछ सड़े हुए फल आपके टोकरे में आ गए हैं, आप वो सड़े हुए फल मुझे दे दीजिए, मैं उनकी कीमत आपको अदा कर देता हूँ। विवेकानंद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, सड़े हुए फल तुम्हें दे दूँ, तुम कीमत उसकी अदा करो, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? युवक ने कहा कि ये सड़े हुए फल लेके आप अपने देश में जाएंगे तो हमारे देश की बदनामी होगी कि इस देश के किसी दुकानदार ने जानबूझकर सड़े हुए फल आपको दे दिए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की बदनामी हो। विवेकानंद जी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उस युवक के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे देश की बदनामी नहीं करूँगा, निंदा नहीं करूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि इस देश के युवक बहुत देश प्रेमी हैं। मित्रों, एक छोटी सी घटना है ना, लेकिन कितनी सुंदर और प्रेरक है कि हर घटना जो किसी विदेशी के साथ हम करते हैं, उनसे व्यवहार, उनसे बातचीत, वो सारी चीज़ें वो एक सुंदर इम्प्रेशन के तौर पे या तो अपने देश में लेके जाते हैं या फिर बुरे इम्प्रेशन के रूप में लेके जाते हैं। चाहे वो टैक्सी वाले हैं, चाहे दुकानदार हैं, चाहे व्यवसायी हैं, जिनके भी संपर्क में ऐसे पर्यटक आते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो हमारे लिए अवसर नहीं हैं कि जितना चाहें हम उनसे ले लें, डबल ट्रिपल जितने भी दाम बता करके, लेकिन वो हमारी जिम्मेवारी हैं। क्योंकि जब वो यहाँ से जाएंगे तो हमारे देश की कैसी छवि बनाएंगे, ये हम हर एक भारतवासी के व्यवहार पे निर्भर करता है। इसलिए जो भी पर्यटक स्थल हैं, जहाँ पे भी वो आते हैं, हम लोगों को अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ही ये है मित्रों, अतिथि देवो भव की, कि जो भी अतिथि हमारे यहाँ आता है वो देव तुल्य है। उसकी हम ऐसी सेवा करें कि वो महसूस करें कि बहुत ज़्यादा सम्मान हमें यहाँ मिला, बहुत ज़्यादा अपनापन हमें यहाँ मिला। वो अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करें, ऐसा महसूस करें कि हम अपने घर में आए हुए हैं। तभी तो वो इस छवि की जाके वहाँ पे भी वर्णन करेंगे और बहुत सारे पर्यटक फिर हमारे देश में आएंगे। न केवल विदेशी पर्यटकों की बात है मित्रों, लेकिन एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भी जब हम जाते हैं पर्यटन के लिए ऐसे स्थानों पे, तो हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे पास आए हैं, अतिथि आए हैं, उनकी हम बहुत सुंदर खातिरी भी करें, उन्हें लूटे खसोटे नहीं, क्योंकि एक सुंदर जो व्यवहार है उसी का इंप्रेशन लेके व्यक्ति आगे जाता है और उसी का वर्णन करता है, और यही तो हमेशा लोगों के जीवन में, लोगों के जेहन में जीवित रहता है। तो इस सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हर एक की एक नैतिक जिम्मेवारी वैसे बन ही जाती है भ्राता जी
कि हम अपनी राष्ट्रभक्ति को, राष्ट्र प्रेम को इस रूप में भी लोगों के सामने रखें। बिल्कुल, आजकल विदेशी जो आते हैं उनसे यदि कोई गलत व्यवहार कर लेता है तो पूरे देश की छवि बिगड़ती है जी। और इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए, युवकों को भी तो बड़ों को भी तो दुकानदारों को भी, क्योंकि दुकानदार कभी कभी बहुत गड़बड़ कर देते हैं, हमारे यहाँ भी कर देते हैं, तो फिर माल वापस देना पड़ता है, पैसे वापस दिलाने पड़ते हैं। समझो हर एक के पीछे हमारा संपूर्ण राष्ट्र है, हम अकेले नहीं हैं। ये ध्यान में रखकर अगर हम व्यवहार करें तो हमारा देश जो महान है उसकी महान छवि सबके दिल पर छाई रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार मैंने देखा ब्रता जी, जब ऐसे पर्यटन स्थलों पे हम जाते हैं, विदेशी जब आते हैं, तो कई बार कुछ लोग उनके पीछे ही पड़ जाते हैं कि भाई ये सामान ले लो ले लो, वो बार बार मना ही कर रहे हैं कि नहीं नहीं चाहिए। तो इससे ये होता है कि वो यहाँ सुकून के लिए शायद आए हैं, शांति के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ से इरिटेट होकर के जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, इसका बहुत ध्यान सभी को रखना ही चाहिए। जी 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 जी। चलिए ब्रता जी, देशभक्ति की भावना के साथ मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमें नयन जी ने भेजा है और ये कहते हैं, डियरेस्ट ब्रदर सूर्या, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट आई हैव healed my relationship with my colleagues and they all started loving me now. Your advices worked like magic for me. I'm a regular meditator and a Raj Yoga student. I'm also practicing Swaman to be fearless. I got many successful results of the techniques you have told. I'm becoming very pure and powerful now. May your work help thousands more. Thank you so much again and again. तो पहला मेल आपको बहुत बहुत बधाई और इन सबको भी बहुत बहुत बधाई। जी जी। क्योंकि सत्य तो ये है कि ये दिल से, सच्चे दिल से सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं और एक मन में लक्ष्य रहता है कि हमें ये अचीव करना है, तो इन्हें सफलता मिल जाती है। इनकी सफलता पर इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और ऐसे ही जो और सफलता के मार्ग पर चलने के लिए ऐसे अभ्यास कर रहे हैं जो हम रोज बताते हैं जी। उनके लिए भी एक सुंदर लेसन है कि वो कभी निराश ना हो। किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है, किसी को कुछ मेहनत करने के बाद मिलती है। लगातार साधना करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक सतत परिश्रम की या सतत साधना की आवश्यकता कई स्थानों पे पड़ती है। दूसरा मेल भरत जी हमारे पास भरत जी का आया है। ये कहते हैं कि आई एम स्टडिंग CS एंड आई एम गोइंग टू सेंटर। बाबा कहते हैं कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। I want to complete my CS course and after that I would like to help poor people. I would like to give education to poor children and women. So what should be more important for me? What should be my prime goal? दोनों में थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे हैं ब्रता जी, मैं लक्ष्मी नारायण बनूं या फिर गरीबों की सेवा करूं? दोनों साथ साथ किए जा सकते हैं। गरीबों की सेवा करने से ही तो ये लक्ष्मी या नारायण बनेंगे। सेवा बहुत बड़ी साधना है। जी जी। सेवा वास्तव में मनुष्य का कर्तव्य है और किसी के मन में गरीबों के लिए ऐसी भावना उत्पन्न हो तो ही इज ग्रेट। उसको अपनी मान्यताओं को समझना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस भी करते रहें, राज्यों का अभ्यास भी करें और गरीबों की सेवा भी करें। ये सब तीनों एक साथ लेकर चलेंगे तो तीनों में ही सफल होंगे, क्योंकि इनके मन में इंटेंशन बहुत सुंदर है। जी जी जी। कई बार ब्रता जी ऐसी एज में हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि एक तरफ होना चाहता है युवा कि लक्ष्मी नारायण बनना मतलब एक बहुत ऊंची बात है ना, तो उसके लिए मेहनत भी तो करनी होगी, एनर्जी लगानी होगी, शक्ति लगानी होगी। और शायद इस होड़ में, इस दौड़ में बहुत सारे लोग शामिल हैं और वो चाहता होगा कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं, तो इसे मैं सेकेंडरी रखूं और यहाँ आगे बढ़ जाऊं। तो एक तरफ होने की कई बार इच्छा होती है। नहीं नहीं, इसमें इनको एक तरफ होने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि इन्होंने CS किया है, अच्छी मेहनत की है। उस फील्ड में भी इन्हें कुछ अनुभव प्राप्त करने चाहिए और ये साधनाओं का फील्ड तो लंबा है और ये तो करना ही है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ये लौकिक चीज़ें भी चलती हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में भी मनुष्य का मन लगा रहता है। यदि कोई सब कुछ छोड़कर कभी कभी सन्यासी बनकर साधना करता है तो कुछ दिन तो चलती है, लेकिन बाद में उसके जो टैलेंट्स हैं वो उसको खींचने लगते हैं। जैसे अर्जुन को कहा ना भगवान ने कि मान लो तुम युद्ध न भी करो, तो जब युद्ध होने लगेगा तुम्हारे संस्कार, क्षत्रिय संस्कार
तुम्हें बैठने नहीं देंगे और तुम धनुष उठा ही लोगे। तो यही होता है, जिस मनुष्य ने जो क्वालिफिकेशन प्राप्त की है उसका सदुपयोग करना भी उसका एक आंतरिक एक वृत्ति होती है मनुष्य की। अगर वो उसे हटता है तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो उसे खींचने लगती है। इसलिए साधना के मार्ग पर भी ये चलें और CS में जो भी इनको जॉब मिले, जो भी इनका कार्य है वो भी करें। और गरीबों की सेवा में तो रात दिन तो लगने की ज़रूरत नहीं, ये एक दिन बना सकते हैं, छुट्टी का दिन, भाई ऐसे लोग इनके पास आएँ, मदद जो उन्हें चाहिए वो बताएं और जितना ये कर सकता है उतने करें और इस बहाने उनको भी अध्यात्म के पथ पर लाएं तो इनकी डबल सेवा हो जाएगी और एक बहुत अच्छा कार्य इनके द्वारा संपन्न होने लगेगा। जी। राजयोग की ये बात वैसे भ्राता जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अब तक जो संन्यास मार्ग था उसमें सब कुछ छोड़ करके हम शायद जंगल में चले जाया करते थे, लेकिन यहाँ एक ब्रह्मा कुमारीज में जो सिखाया जाता है कि नहीं, समाज में ही रहो, संसार में ही रहो, यहाँ ही भगवान को याद करते हुए गरीबों की, महिलाओं की, देश की सेवा करो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। यही बात, क्योंकि जीवन में अगर बैलेंस नहीं है तो कठिनाई होती ही है। और शिव बाबा विशेष रूप से जब आते हैं, क्योंकि उसने इस संसार की रचना में प्रवृत्ति मार्ग ही रखा है ना, गृहस्थ जीवन है, तो हर व्यक्ति अपने कार्य करेगा। मान लो सभी सोच लें हमें काम नहीं करना है तो संसार का खेल कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए एक सुंदर बैलेंस के अपने लौकिक कार्य भी करो और अलौकिक रूप से साधनाएं भी करो। बिल्कुल। और कई पेरेंट्स के लिए भी ये शायद एक सुंदर सीख या सबक है भ्राता जी, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं या बड़े ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे यदि अध्यात्म के मार्ग में चले जाएंगे तो ये सब छोड़ छाड़ देंगे, पढ़ाई लिखाई सब बंद कर देंगे और वहीं के होके रह जाएंगे। तो उनकी ये जो भ्रांति है, भ्रम है या मन में थोड़ी सी डर की फीलिंग है, उसे भी उन्हें निकाल देना चाहिए। बिल्कुल। जी। भ्राता जी, अगला मेल हमारे पास अमित जी ने भेजा है और ये कहते हैं कि भ्राता जी, मेरे पिताजी बचपन से बहुत ही मेहनती रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से ही पूरी प्रॉपर्टी बनाई। उनके छोटे भाई को भी उन्होंने बहुत कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बन पाए, उन पे ही डिपेंडेंट रहे। लेकिन अब मेरे पिताजी के बाद वो हमारी प्रॉपर्टी से हिस्सा चाहते हैं, जिस पे उनका वैसे कोई हक नहीं बनता है। उन्होंने घर में एक पूजा करवाई थी, हमारे ही घर में, और उसमें उन्होंने कुछ पुजारियों को, तांत्रिकों को बुलाया था। उसमें हमें भी शामिल उन्होंने कर लिया कि इससे घर में बरकत होगी। पूजा के अंत में वो जो पुजारी आए हुए थे, उन्होंने घर के सभी लोगों के थोड़े थोड़े बाल लिए कि अंतिम पूजा है, और उसके बाद उन्होंने पूजा की समाप्ति की। उसके पश्चात हमारे पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी और थोड़े समय के बाद उनका देहांत हो गया। और हर एक नवरात्रि को घर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय सी हो जाती है, हमें बहुत ही बुरे से अनुभव होते हैं। किसी ने बताया कि आपके घर के ही किसी सदस्य ने आप लोगों पे कुछ गलत प्रभाव करवा दिया है। तो ये स्थिति क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं और इससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अमित ने ये हमें मेल भेजा है। हाँ, देखिए, ये अपनों ने ही धोखा दिया ना इन्हें, जिनके लिए इन्होंने सब कुछ किया, बड़े भाई ने, उसने कितना धोखा दिया। और ये लोग इस बात को जानते नहीं थे कि बाल आदि देने नहीं चाहिए। उससे उन्होंने तांत्रिक क्रिया करा के, तंत्र मंत्र वास्तव में तो था कल्याण के लिए, लेकिन अब ये भी तामसिक हो गया है और लोग दूसरों को कष्ट देने के लिए, धन कमाने के लिए तांत्रिक कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। फिर भी इन्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। राजयोग सभी अपने घर में बहुत अच्छी तरह अभ्यास करें। और एक छोटी सी चीज़ जो मैं सबको सिखाता हूँ कि पानी चार्ज करें। एक तो हम पानी चार्ज करके पीने को कहते हैं, लेकिन इन्हें करना है रोज पानी को चार्ज करके, यानी पानी को दृष्टि दें और 21 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और अपने घर में रोज एक बार छिड़क दिया करें। तो जो भी ये बैड एनर्जी इनके घर में आ गई है वो बहुत तेजी से नष्ट हो जाएगी। ये रोज ही कर दें जी। कोई और भी कर रहा हो तो उसके प्रभाव से भी ये मुक्त रहेंगे। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अपने घर में बैठकर 21 बार इसको याद किया करें। कैसे करें? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये किरणें यहाँ तक आ गई। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये यहाँ तक आ गई। और इस तरह बढ़ती गई और ये और आप पावरफुल जैसे पूरे घर में छा गई ये शक्तियों की लाल किरणें। 21 बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो तंत्र मंत्र की शक्ति इसकी भेंट में बहुत छोटी है, अति न्यून।
समझ लो 1% है, वो तेजी से नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और विशेष क्या नवरात्रि के समय जो ये प्रभाव बढ़ जाता है भ्राता जी, तो क्या इसके साथ साथ जो आप अभ्यास बता रहे हैं कुछ और विशेष अभ्यास कर उस टाइम शुरू जैसे होने जा रही हो नवरात्रि, तो क्योंकि वो संभव है फिर कुछ कराते हो, तो ये विशेष 1 घंटा योग करें, मास्टर सर्व शक्तिवान का अभ्यास करें और चार्ज करके पानी सवेरे शाम दोनों बार छिड़कने लगें, तो ये इफेक्ट इनको आएगा ही नहीं, उनको ही चला जाएगा जो इनको तंग कर रहे हैं। ये चीज़ें जैसे आप कहते हैं कि लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, मेरे अनुभव में तो अब तक ऐसी चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन जब मेल्स आते हैं तो लगता है कि शायद ऐसी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो कोई हम पे कुछ कराए, गलत प्रभाव करना चाहे एक तंत्र मंत्र के द्वारा, लेकिन हम हमेशा सुरक्षित रहें, उसके लिए क्या विशेष कुछ प्रैक्टिस पहले से ही की जा सकती है? एक होता है कि हम पे कुछ करा दिया गया, अब हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बरकत रुक गई है या घर में किसी की तबीयत खराब होने लगी है, लेकिन पहले से क्या कुछ प्रैक्टिसेस कर लिए जाएं? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। 10 मिनट रोज अभ्यास कर लिया जाए इसका, सवेरे और शाम। बस हम सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में रहेंगे और जैसे मैंने कहा तांत्रिक शक्तियाँ सारी फेल हो जाएंगी। बहुतों ने फेल कर दिए तांत्रिक शक्तियों को, और तांत्रिक आके उनके पैरों में पड़ गए कि हमने आपको गलत समझा था, आप तो सचमुच बहुत शक्तिशाली हो। तो अगर हम ऐसे अभ्यास में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, बस ये मोस्ट पावरफुल कंबाइंड स्वरूप है शक्ति और शिव का, इसके आगे सारी ये शक्तियाँ फेल हो। क्या कोई ऐसा अनुभव अभी रिसेंटली भ्राता जी कुछ ऐसा आया है कि कोई आपके पास ऐसा आया हो, फ़ोन किया हो, पत्र लिखा हो या रूबरू मिला हो कि भाई साहब ऐसा कुछ मेरे ऊपर प्रभाव मुझे लगता है परिवार पे? ऐसे कई अनुभव हो गए, क्योंकि ये केस जी मैं ऐसा कहूँगा लगभग रोज एक आता ही रहता है आपके पास। हाँ, और मैं उन्हें ये विधि बताता हूँ जी। और प्राय सभी ठीक हो जाते हैं। आज भी मैं यहाँ आ रहा था तो एक केस ऐसा ही आया, एक माता उन पे कर रही है और माता बड़े प्यार में रहने वाली, अपनापन से रहने वाली, और वही कष्ट पैदा कर रही है। तो मैंने उनको भी यही विधि बताई और उनका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसी विधियां हैं कि जिसने कर ली है, मैं कहूँगा लगभग 90% केसेज इसमें ठीक हो गए। जी जी जी। लेकिन भ्राता जी एक चीज़ समझ में नहीं आती कि कराने वाले को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? कराने वालों की ये तामसिकता है ना, कलयुग के अंत में राक्षसी वृत्तियां हैं। दूसरों को कष्ट देकर लोग बड़े सुखी होते हैं, खुश होते हैं कि वाह हम भी कुछ हैं, और देखा हमारे पास कितनी शक्तियां हैं, हम किसी को भी नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैं कर्मों की गति हमेशा सुनाता हूँ कि दूसरों को नष्ट करने वाला परिवार सहित स्वतः ही नष्ट हो जाता है। ये बहुत केस हो चुके हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे। ऐसे तांत्रिकों को भी बिल्कुल मलिया मेट हो गए और जीना भी उनको भारी पड़ रहा है अब। इसलिए ये जो अलौकिक शक्तियां हैं, इनका प्रयोग दूसरों को सुख देने में, दूसरों के कल्याण में, दूसरों की भलाई में ही करना चाहिए। यही एक तांत्रिक व्यक्ति की भी महानता है, अन्यथा उसकी भी दुर्गति होनी है। जी 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 जी। तो भ्राता जी कोई व्यक्ति यदि इसमें घुस गया है, कई बार जाने अनजाने में कुछ लोग इस रास्ते पे निकल जाते हैं और ये गलत विधियां जो हैं वो करने शुरू कर देते हैं। अब कोई वहाँ से निकलना चाहता है तो कभी कभी मैंने सुना है कि वहाँ से वो निकल भी नहीं पाते हैं, शायद ऐसी कुछ उनके चारों तरफ ऐसा वातावरण हो जाता है या कुछ ऐसे प्रभाव उनके ऊपर भी आ जाते हैं तो निकल नहीं सकते। यदि कोई वहाँ से निकल के अच्छे मार्ग में आना चाहता हो तो क्या उनके लिए व्यवस्था है कि आ सकते हैं? राजयोग का मार्ग वो अपनाएं, और अगर उनका कोई साथी उन्हें सिखा दे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अभ्यास वहाँ करें, तो घेरा जो भी उनके चारों ओर बना वो निष्फल हो जाएगा और वो लोग बाहर आ जाएंगे। जी 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 जी। भ्राता जी चलिए अगली मेल की ओर लिए चलता हूँ। एकता जी ने भेजा है और ये कहती हैं ओम शांति, मैं 6 महीने से राजयोग का अभ्यास कर रही हूँ। मेरी माँ को 1 महीने से घुटने में दर्द है और मैं उन्हें पानी को चार्ज करके भी पिलाती हूँ। 1 वीक से उन्हें मेडिसिन भी दिया जा रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है। कृपया भ्राता जी बताएं कि क्या विशेष किया जा सकता है? पानी को चार्ज करके दे रहे हैं भ्राता जी, दवा भी ले रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तेल बहुत सारे आते हैं आयुर्वेद में मसाज के, तेल को चार्ज कर लें। ये तेल को दृष्टि देके 7 बार 21 बार संकल्प कर दें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर घुटनों की मालिश सहज बिल्कुल सवेरे शाम कर लें, खुद भी कर लें या दूसरे कर लें।
एक तो इससे बहुत फायदा हो जाएगा। दूसरा जो हम हमेशा सिखाते हैं अपने घुटनों को, 10 मिनट सवेरे शाम एनर्जी दें। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और उसकी विधि यही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 3 बार याद करके घुटनों पे हाथ रख दें 1 मिनट, तो ये एनर्जी घुटनों के अंदर जाएगी और बहुत सारी चीज़ों को ठीक करेगी। तो तीनों काम करें, पानी चार्ज करके पीना, तेल को चार्ज करके मालिश करना और ये एनर्जी देना, और छोटी मोटी एक्सरसाइज डॉक्टर बता देंगे, फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी चालू रखनी चाहिए। जी 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 जी, होने के बाद ये सारी चीज़ें की जाएं, लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ प्रता जी कि हो ही ना तो ना पहले हो, से उसके लिए कुछ किया पहले जाए। से ही अगर 5 मिनट रोज अपने घुटनों को एनर्जी दी जाए जी जी, और थोड़ा वजन का ध्यान रखा जाए, हाँ हाँ, जिनके वेट बहुत बढ़ जाते हैं। मुझे एक बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट ने एक और अच्छी बात सिखाई थी कि भाई आप क्लास कराते हो तो माताओं को विशेष रूप से बताना, क्योंकि माताओं को घुटने दर्द बहुत रहता है। तो वो घर में रहती हैं या बैठी एक्सरसाइज रहती उतना ज़्यादा हैं, हाँ कर नहीं चलना पाता। फिरना भी कम करती हैं, कई तो जी। घर में नौकर चाकर भी होते हैं, तो जैसे घुटनों को यूज ही नहीं करती। तो उसने बताया कि जिस मनुष्य के मन पर प्रेशर बहुत रहता है लंबे काल तक, किसी बात का प्रेशर, किसी दुख का प्रेशर, किसी जिम्मेदारी का प्रेशर, तो उनको घुटने दर्द बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए अपने को हल्का रखा जाए, स्पिरिचुअल होके रहा जाए, परमात्मा को कुछ समस्याएं अर्पित करके चला जाए और अपने मन को हल्का रखकर जीने की कला सीख लेनी चाहिए। क्योंकि भारी रहना कईयों की आदत होती है जल्दी भारी हो जाना, बस टाइम पे खाना ही नहीं मिला, 5 मिनट लेट आया तो भारी करके बैठे हैं मन को, तो भोजन भी उनको सुख नहीं देगा, भारी करेगा। बहुतों को हमने देखा, जरा सी कुछ बात हो गई, किसी ने जरा सी कोई बात कह दिया, अरे टीवी बंद करो भाई, बहुत देर से देख रहे, बस भारी होके बंद तो कर दी लेकिन उदास होके चल दिए। एक तो ये आदत बहुत खराब है। दूसरा, कोई बात हो जाए, बात छोटी होती है, मन ज़्यादा भारी करते हैं, जिम्मेदारी छोटी होती है, बोझिल ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने को लाइट रख के जिम्मेदारियों को पूर्ण करना चाहिए। जिम्मेदारी हमारे पास आई है क्योंकि हम सक्षम हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए। हमारे पास बुद्धि है, तन में ताकत है, मन में शक्ति है, हम इन जिम्मेदारियों को हंसते हंसते पूरा करें। भारी हो जाए क्या होगा, कैसे होगा? मान लो बच्चे की शादी करानी है, अभी पैसा भी है, फिर भी भारी हो रहे हैं छोटी छोटी बातों में, तो उसमें प्रभाव आएगा पूरे देह पर। एंजॉय करें अपने हर कर्म को। जिम्मेदारी सारे संसार में हर व्यक्ति के पास जिम्मेदारी है, घर घर में शादियां हो रही हैं, हल्के रूप से लें, उसको एंजॉय करें, तो ये समस्या बहुत कम है। शायद यही जीवन जीने की कला है। और हमें लगता है कि सारी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर ही है, बल्कि हमसे कई गुना ज्यादा बोझ या जिम्मेवारियां दूसरों के पास होती हैं। है। अभी कई लोगों को ऐसा ही होता है कि विशेष रूप से शादियों में 2-4 लोग नाराज भी हो जाते हैं, उन्हें मनाने का बोझ शादियों में होता ही है। 2-4 लोग रूस ही जाएंगे, अपने लोग ही रूस जाते उनको मनाते रहो, खुशामद करते रहो, वो मानेंगे नहीं जल्दी, क्योंकि वो भी अपनी ऐंठ दिखाते हैं ना, हम भी कुछ हैं, रूस गए तो जल्दी थोड़ा ही मानेंगे। उनको मनाने में बेचारे भारी हो जाते हैं। दहेज में कुछ बात हो गई, तो इन सब चीज़ों में जितना हल्का हम रहते हैं ना, तो मैं हमेशा एक बाबा की बहुत अच्छी बात सबको सुनाता हूँ, जो जीवन में मैंने सीखी थी अब से 42-43 साल पहले। तुम हल्के रहोगे तो तुम्हारी समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी। इसका बहुत ही सुंदर अनुभव रहा जीवन में। मैंने इसके हजारों एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो ऐसा हर एक को करना चाहिए। बहुत हल्के रहें और अपनी कुछ समस्याएं प्रभु अर्पण कर दें। जो हम वहन कर सकते हैं हम करें, जो भारी हैं अब तुम संभालो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये घुटने दर्द आदि और भी सिर दर्द, टेंशन, हाइपर टेंशन, हार्ट की बीमारियां, कई चीज़ों से मनुष्य बच जाएगा। बिल्कुल, मतलब सीधा सा सिद्धांत हो गया बेटा जी, मन हल्का है तो तन हल्का हो जाएगा, या मन स्वस्थ है तो तन भी तन हल्का माना तन का वेट भी नहीं बढ़ेगा। आजकल तो डॉक्टर ये बताते हैं, टेंशन से भारी होते हैं लोग। हाँ, जी जी प्रता जी, चलिए हमारी भी कामना रहेगी कि जल्दी से जल्दी इनके घुटने का दर्द ठीक हो जाए। प्रता जी, अगला मेल हमारे पास प्रज्ञेश ने भेजा है और ये कहता है कि माई नेम इज़ प्रज्ञेश, आई एम डूइंग डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम इन 4th semester, आई डिड कॉमर्स इन 12th, hence I am not able to get good score in engineering, as I have problem in solving mathematical problems. I feel frustrated and thinking of quitting. When I was in 10th standard,
I wanted to become a good player. Now I am spending lot of time in studying, but I am not able to score well. How can I improve my concentration and how can I do better in mathematics? प्रग्नेश हैं ब्रदर जी। इनकी एनर्जी कई जगह बट गई ना। प्लेयर बनना था, उधर भी जाने लगती है एनर्जी। जी जी। फिर कॉमर्स ले लिया। अब कॉमर्स और इंजीनियरिंग दोनों का मेल कहीं होता नहीं, उसके लिए अलग मैथमेटिक्स से आता है, फिजिक्स भी चाहिए जी। तो 3 फील्ड इन्होंने चुन लिए ना, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्रारंभ से ही 9th से ही बच्चों को एक लक्ष्य क्लियर हो जाना चाहिए, तुम्हें ये करना है। नहीं तो बटे रहते हैं और एनर्जी बढ़ जाती है। और क्योंकि मैथमेटिक्स इनका सब्जेक्ट नहीं रहा होगा, कॉमर्स में थोड़ा बहुत ही होता है लेकिन इंजीनियरिंग में तो ज़्यादा होता है, तो इनको वीकनेस फील होती होगी। खैर अभी ये उस फील्ड में आ ही गए तो इन्हें फुल फोकस तो करना ही है उधर को, और ये कर ही रहे होंगे। रोज़ सवेरे उठकर इन्हें एक छोटा सा अभ्यास करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। फिर दूसरा अभ्यास करना, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ, बहुत आराम से विद गुड फीलिंग। अब बुद्धि की मैं मालिक हूँ तो अब संकल्प करेंगे मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो बुद्धि की जो तीव्रता है वो बढ़ने लगेगी। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, भले 3 बार कर लें एक ही साथ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। और अब चौथा संकल्प करेंगे, मैं मैथमेटिक्स में बहुत होशियार हूँ, आई लव मैथमेटिक्स, आई एन्जॉय मैथमेटिक्स, ये मेरे बहुत इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। ये संकल्प करेंगे तो ब्रेन में तो वो सब कुछ है, तो वो जो एक पावर है मैथमेटिक्स की ओर जो नहीं काम कर रही है, ब्रेन की शक्तियाँ, वो उधर लग जाएगी। तो आई लव मैथमेटिक्स, इसको क्या रहता होगा रोज, अरे ये मैथमेटिक्स तो बड़ा भारी है, मैंने पढ़ा भी नहीं था, देखो ये तो बहुत भारी है, होता ही नहीं मेरे से तो कुछ। लेकिन अब ये संकल्प करे, आई लव मैथमेटिक्स, आई एन्जॉय मैथमेटिक्स, तो इससे इसकी इनर पावर उस और कार्यरत हो जाएगी और थोड़े दिन में ये पाएगा कि उसको मैथमेटिक्स में भी अच्छी सफलता मिलने लगती है। सवेरे उठ के 5 मिनट कम से कम इन चीज़ों में दे, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि का मालिक हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान। फिर मैथमेटिक्स के लिए संकल्प करेंगे तो इनकी ये समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारी भी कामना रहेगी ब्रता जी कि इनकी समस्या जल्दी से जल्दी दूर हो जाए ताकि ये भी अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर सकें। आज के सुंदर प्रकाश के लिए ब्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बात राष्ट्रभक्ति से शुरू हुई थी। समस्याएं तो खैर ये छोटी मोटी हमारे जीवन की बनी रहती हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से, कितने लगन से हमारे देश की एक छवि गढ़ी है, एक छवि बनाई है सारे संसार में कि भारत पुण्य भूमि है, भारत देव भूमि है, भारत अर्थ और आध्यात्म की भूमि है, भारत ऐसी भूमि है जो भूमि संसार में और कहीं नहीं है, जैसे कि ये स्वर्ग है। कितनी ऊंची से ऊंची बात हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने इसके लिए गढ़ी, इसकी छवि ऐसी बनाई। अब इस छवि को बनाए रखना हम सब का दायित्व बन जाता है। चीन में तो ये कहावत ही है मित्रों, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ ये कहा जाता है, कहावत है कि यदि तुम पुण्य कर्म करोगे तो तुम्हारा अगला जन्म भारत में होगा। कितनी सुंदर और गहरी बात है ना। लोग इस भूमि में जन्म लेने के लिए भी कितने ललायित रहते हैं। तो इसकी गरिमा को बनाए रखना, इसके सम्मान को बनाए रखना, अपनी संस्कृति को जीवित रखना, ये हम सब का नैतिक दायित्व बनता है। तो इस पे भी बहुत गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि जो भी लोग हमारे देश में आए एक सुंदर से सुंदर छवि हमारे देश की अपने मन में हमेशा के लिए बसा के जाएं और ये सोच के जाएं कि जब भी हमारा अगला जन्म हो भारत में हो या पुनः हम जल्दी से जल्दी भारत में आएँ। इस जिम्मेवारी का वहन हम सबको करना है मित्रों, तभी ये हम कहेंगे कि ये राष्ट्रभक्ति होगी, देशभक्ति होगी और सचमुच इसे ही हम देश की सेवा भी कहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान से
समाधान